सर हमारे स्कूल में भी अभी यही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तेरे स्कूल में? हाँ सर। मतलब ये तो इच्छुक तो बोल रहा है हो गया स्टार्ट। हाँ सर, वही तो हो गया। हम्म। और ट्यूशन में? सर ट्यूशन में तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं हुआ। भाई डुबा देगा तेरे को। ठीक है, सर बहुत कोई बुरा बात चल रहा नहीं। है। हाँ। अब तक सबसे पहला वाला चैप्टर ही हुआ है अब तक। अब बाद में उड़ाएगा, ऐसे उड़ाएगा ना कि तू सोच नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, बड़े बड़े सपने दिखा के जमीन पर पटके उठा के तेरे को। मैं बोल रहा हूँ जो मैं पढ़ा दिया पूरा सीख ले, एकदम A to Z पॉइंट सीख ले। पूरा NCERT सीख जा और पिछले 5 साल का IIT JEE का पेपर कर ले। मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरा क्लियर हो जाएगा, चाहे नीट क्लियर करना हो चाहे जो भी। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको पढ़ लो। उसके बाद जो पेपर होते हैं पिछले 5 साल के उसके सॉल्यूशन भी तो दिए होते हैं क्वेश्चन बैंक वगैरह में, ट्रिकी टाइप से। उसको सीखो कैसे हो रहा है ये चीज़ जानो और अटेम्प्ट करो एकदम। भगवान का नाम लेकर शुरू कर दो, पेपर देना हो जाता है। क्रैक कर देते हैं बच्चे। अगर ऐसा नहीं होता तो तुमने सुना होगा कि अपियरिंग ईयर में बच्चे निकाल लेते हैं। अपियरिंग ईयर मतलब 11 12 का, नॉर्मली जो 12th का बोर्ड देते हैं और उसी साल निकाल लेते हैं और कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं होता। कैसे कर लेते हैं बताना जरा। उसके पास पूरा बेसिक नॉलेज होता अच्छे से। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, the space around a magnet within which its within which its influence can be experienced, experienced, is called its magnetic field. Magnetic field is a vector quantity. Magnetic field is a vector quantity. Its symbol is B vector। B vector से हम इसे डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो होगा ये होता है टेस्ला। TESLA, जिनको हम T से डिनोट करते हैं। ठीक है, टेस्ला। सर। हाँ जी। सर इसका सिंबल बी क्यों है? ये दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का E से डिनोट किया गया है ना, वैसे इसका B से दिया गया है। ये नेमिंग है, इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है। उसके बाद है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि बचपन में तुमने पढ़ा था। OERSTED, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये तो मिटा दो ना। मतलब कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें मैग्नेट अपना मतलब कोई भी चीज़ों को खींच सकेगा। ठीक है, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस कर सकेगा। कोई भी जो मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं वो अपने चारों तरफ एक ऐसा मीडियम बना देते हैं, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि अगर उस रेंज में अगर कोई भी जैसे निकेल कोबाल्ट आयरन इन के सब्सटेंस छोड़ दिया जाए तो उसको अपनी तरफ खींच सकता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका जो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सिंबल बी है, इसका ऐसा यूनिट टेस्ला है। मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का काफी डिटेल्स में हम इसको पढ़ेंगे। डिफिनीशन से स्टार्ट किए हैं। अब लिखो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, OERSTED एक्सपेरिमेंट।
तो इसने बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट जो था ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बेसिकली बताया था। क्या बताया था, लिखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब कि जैसे कॉम्पास वाला जो कॉन्सेप्ट जो था ना वो इसी का दिया हुआ था कि मान लो कि कोई कॉम्पास ले आए मार्केट से खरीद के, तो उसके सामने मतलब उसके ऊपर से जैसे मान लो कॉम्पास है, इसका नॉर्थ साउथ पोल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई अगर कंडक्टर रख देते हैं, मतलब कोई वायर रख देते हैं और उससे अगर करंट फ्लो कराते हैं, जब करंट उससे फ्लो करता है तो ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होंगे, ये नीडल जो होंगे वो डिफ्लेक्ट होंगे। तो ये बात बताया था किधर की तरफ होंगे, ये बात भी उसने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। बस वही है और कुछ नहीं है, ये 10th में तुम पढ़ चुके थे। द फैक्ट दैट अ मैग्नेटिक फील्ड is associated with an electric current was rediscovered in 1820 by a Danish physicist Hans Christian Ørsted। यही उसका हिस्ट्री और कुछ नहीं है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा परंतु बुक में दिया हुआ है तो तुम्हें पता होना चाहिए। His observations are explained below। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम हिस्ट्री रहे चाहे ज्योग्राफी रहे, जो भी दिया रहे बुक में सबको एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि हम 12th स्टैंडर्ड के पढ़ रहे हैं पूरा बेसिक नॉलेज के साथ। तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन क्या था, इसको मिटा दूं क्या, ये तो लिख लिए ना, हाँ बोलो। हाँ सर। इसमें कुछ भी उसने नहीं बताया, बस एक एक्सपेरिमेंट किया था और इसको हम मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बुक में तो लिखे भी हो सकते हैं, इसके मतलब बेसिक फंडा को मैं समझा रहा हूँ कि हुआ क्या था, ठीक है। इसने एक सर्किट ले लिया, मान लो कि यहाँ से सप्लाई दिया पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट पास किया, स्विच लगा दो यहाँ पे, ठीक है, बीच में कंज्यूम भी हो रहा है करंट, मतलब कहीं पे बल्ब वगैरह भी लगे हुए, कोई बात नहीं, हम मेनली मतलब यहाँ पे होगा क्या ये सीख रहे हैं। अब मान लो कि हमने कॉम्पास ले लिया, तो कॉम्पास के नीडल मान लो ऐसे थे, कॉम्पास के नीडल ऐसे थे, स्विच को जब भी ऑन किया तो नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट इधर की तरफ फ्लो किया, तो जब करंट इधर की तरफ फ्लो किया ना तो ये नीडल जो है ना ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा करंट के दिशा में, ठीक है, करंट के दिशा में जिधर की तरफ करंट मतलब फ्लो कर रहा है उधर की तरफ ये मूव करेगा। मतलब ये नीडल जो है ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसका जो लाइन ऑफ एक्सिस थोड़ा गलत बना दिया, भावनाओं को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो ये नीडल का एक्सिस है, तो ये जो है तुम्हारा ऐसे रहना चाहिए था, नीडल ऐसे रहना चाहिए था, परंतु ये इधर की तरफ घूम जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही एरो भी तुम भी दिखाना, ये इधर की तरफ, मतलब ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ, साउथ पोल नीचे की तरफ, ये डिफ्लेक्ट करेगा। इसको मान लो कि एक स्टैंड पे खड़ा कर दिया, स्टेप से है इसका। ये बात है समझ में ग्रेस? हाँ सर। ग्रेस, ठीक इसके विपरीत अगर हमने कनेक्शन को चेंज कर दिया, मान लो कि कनेक्शन को हमने इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है, स्विच ऑन किया, तो नीडल तुमको ऐसे होना चाहिए था, परंतु अब जो नीडल हो जाएगा वो थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा, मतलब कुछ यूं हो जाएगा। यही था उसका एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं था। इसको होना ऐसे चाहिए था, मतलब ऐसे होना चाहिए था नीडल को, ऐसे होना चाहिए था, परंतु ये इधर की तरफ, मतलब ये नॉर्थ पोल जो है वो तुम्हारा नीचे की तरफ भागेगा और साउथ पोल जो है तुम्हारा ऊपर की तरफ भागेगा। बस यही एक्सपेरिमेंट किया था और कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो इसके कंक्लूजन क्या है ये लिख लो, कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस कर रहा है और जिनके वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट इधर आया, आए इसमें इधर की तरफ गया, इधर से। बस ये 2 फिगर बना लो। कंक्लूजन, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और जिनके वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें तो कोई कनेक्शन, हमने ये कनेक्शन नहीं दिया, ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है, कंपास नॉर्मल सा भी गोल्ड सा मार्केट में मिलता है, ऐसे रख दो, इसके ऊपर से वायर जाने दो या अगल बगल से, ठीक है, और स्विच को ऑन करो तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। किधर की तरफ करेगा वो डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन तुमने कौन सा ले। बैटरी से भी तुम्हें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, छोटी सी बैटरी से, छोटा सा कंपास लेके, समझे? हाँ बोलो। सर मैग्नेटिक नेटवर्क फील्ड बहुत का खराब आ डायरेक्शन रहा किधर है। की तरफ होगा ये बताओ ग्रेस। हाँ क्या बोले, कुछ बोल रहे थे तुम? सर आपका वीडियो पॉज हो गया और नेटवर्क खराब है। ये क्यों हो जा रहा है भाई दिनों दिन इस टाइम पे नेटवर्क? वीडियो तो चल रहा है। पूरा जम गए। आशीष एचुक, वीडियो दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ग्रेस तुम्हारा नेटवर्क खराब है, मेरा तो ठीक है भाई, आज मेरा ओके है, क्योंकि मेरा अगर खराब होता तो किसी को नहीं दिखता। आशीष समझ में आया ये बात जो हमने बताया, जो एक्सपेरिमेंट का और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ में आया? ये 10th में भी पढ़ चुके थे। हाँ 10th में पढ़ चुके थे, नाम के साथ नहीं पढ़े थे, नाम दिया हुआ था रेफरेंस बुक में, पर उसको इग्नोर मारे थे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यही एक एक्सपेरिमेंट है, उसको मिटा देता हूँ, कुछ खास नहीं। अब तक हमने ये सीखा कि भाई जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है एम्पियर स्विमिंग लॉ। एम्पियर स्विमिंग रूल। अच्छा ये बताओ ग्रेस, आशीष, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, कैसे पता करते हैं? आशीष एचुक, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? बोलो। अपने हाथ को करंट फ्लो के डायरेक्शन में रख देते हैं और उसके बाद ऐसे फोल्ड करते हैं। ये जो फोल्ड करते हैं वही बताता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब जिधर की तरफ फ्लो हो रहा है वैसे करेंगे तो जो तुम्हारा इनवर्ड आउटवर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। आगे हम करेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो ये एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है इसके बारे में जानते हैं। इमेजिन अ, लिखो, लिख लो, खुद से लिख लो, मैं बोल रहा हूं तुम लिखो। इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर, imagine a man swimming along the wire in the direction of flow of current। मान लिया कि एक आदमी है जो इधर की तरफ, मान लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मान लो ये इधर की तरफ है, ठीक है। तो एक आदमी है जो इधर की तरफ स्विम कर रहा है, तैर रहा है, ये आदमी है, ठीक है। आदमी की तरह लग नहीं रहा है, भावनाओं को समझो, ठीक है। ये आदमी है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की तरफ में स्विम कर रहा है। इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर in the direction of flow of current, which his face always turn towards the, with his face always turn towards the magnetic needle, comma, then the north pole of the needle will get reflected, then the north pole of needle will get deflected towards its left hand as shown in figure। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक नीडल ले लेते हैं, ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल जो है वो उसके हेड की तरफ है, ये है ना हेड आदमी का, उधर की तरफ है, ठीक है। तो ऐसा कहना है कि उनके जो नॉर्थ पोल जो है उनके लेफ्ट हैंड की तरह डिफ्लेक्ट होंगे। ये है इसका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड उस आदमी का, तो नॉर्थ नीडल इधर की तरह डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये बताया है एम्पियर
स्विमिंग रूल, और कुछ नहीं। ये भी बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। है बात समझ में? मतलब मैग्नेटिक नीडल जो है इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया या नहीं आया? करंट का फ्लो का डायरेक्शन इधर है, ऐसे हमने इसको रख लिया, हाथ को ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, इधर की तरफ। हाँ बोलो आशीष, नहीं आ रहा है क्या? सर आया समझ में। हाँ, तो ये सब बेसिक फंडा था, ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, परंतु टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट एक्चुअली नहीं बोलते, इसको बायो सावर्ट लॉ बोलते हैं, परंतु पढ़ने के चक्कर में मतलब वैसे ही सभी लोग बोल देते हैं बायोट, यहाँ पे साइलेंट होता है, बायो सावर्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है ये, कोई बताओगे? तुम लोग तो पढ़ चुके होगे, स्कूल में तो पढ़ाई हो चुका है। लिख लो। We assume that the field is made up of, we assumed that this field is made up of, अभी मैं बनाने वाला हूँ बोर्ड पे, ठीक है। मान लो कि ये वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो वी assume that this field is made up of contribution from different segment of conductor, different segment of conductor called current element। हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो फील्ड जो है ये बना हुआ है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कंडक्टर से, जिसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। मतलब ये छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना हुआ जो करंट एलिमेंट है। मान लो कि एक ये ऐसे बहुत छोटे छोटे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके बहुत सारे करंट एलिमेंट है जिनसे मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे लिखो करंट एलिमेंट इज डिनोटेड बाय आइडियल वेक्टर, ठीक है। तो अब इनमें से मान लो कि ये वाला पोर्शन हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये जो करंट एलिमेंट है इसको हम डिनोट करेंगे आइडियल वेक्टर से। आइडियल वेक्टर से क्यों? क्योंकि इधर पे डायरेक्शन भी होते हैं, तो इसको हमने मान लिया ये जो है तुम्हारा ये है आइडियल वेक्टर, इतना, ये इतना सा, ठीक है, ये इतना जो है ये है तुम्हारा आइडियल वेक्टर। ये जो करंट एलिमेंट है इसको हमने आइडियल लेट कर लिया। एंड हैज द सेम डायरेक्शन and has the same direction as that of current I, as that of करंट I। और इसका जो आइडियल एलिमेंट जो है, करंट एलिमेंट जो है, इसका डायरेक्शन I के ही डायरेक्शन में इधर की तरफ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो dB निकलेगा, मतलब इसको हम प्रूफ करेंगे, अभी तो वैसे मैंने बताया, इसको प्रूफ करेंगे। फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला डायग्राम अभी तुमने बना लिया तो ठीक है, काटना मत, अगर नहीं बनाए तो बाद में बनाते हैं, ठीक है। अगर बना लिए तो काटना मत, उतना ही रहने देते हैं। तो यहाँ से जो dV आ जाएगा, dV इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, इन सब के प्रूफ हम करेंगे आइडियल साइन थीटा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आएगा dV, ठीक है। और इसको जो हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो dV वेक्टर जो होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट आइडियल वेक्टर साइन थीटा और डिवाइडेड बाय आर क्यू, नहीं म्यू नॉट आई के 4 पाई है, यहाँ पे लिख दो 4 पाई और ये हो जाएगा आर क्यू, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट बाय जो 4 पाई है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, ये हो जाएगा। इन सबको हम प्रूफ के थ्रू करेंगे, सब कुछ समझेंगे एक एक चीज को। अब बोलोगे कि सर पहले काहे लिखा देते? पहले इसलिए लिखा देते हैं क्योंकि जब रिवीजन करते हैं तो हमें मेन पॉइंट देखना होता है, ठीक है, इतना देखने का समय नहीं होता है, ठीक है। म्यू नॉट जो है तुम्हारा परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे म्यू नॉट जो है यह है तुम्हारा परमिटिविटी
ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, और इसके जो वैल्यू होते हैं वो होते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर। यही से म्यू नॉट का 4 पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, एक ही बात हुई। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा बायोट सावर्ट लॉ। अब इनके डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन भी छोटा सा है, जो बहुत बड़ा नहीं है, और ये आते हैं एग्जाम में लगभग हर एक साल आ जाते हैं। मतलब जैसे अगर ये आएगा बायोट सावर्ट लॉ आएगा तो किर्चॉफ्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ, मतलब इन तीनों में टाइप रहता है, तीनों में से कोई एक आएगा, कूलम्ब्स, किर्चॉफ्स, बायोट सावर्ट। ज्यादातर ये किर्चॉफ्स और बायोट सावर्ट में से ही आते रहते हैं, कूलम्ब से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी उधर से भी डेरिवेशन दे देते हैं। इसको मिटा दूं क्या आशीष? ग्रेस है चूक, बोलते जाओ यार, बीच बीच में बोलते रहते हो तो पता चलता है कि आ रहा है समझ में। सर हाँ आता है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर वो साइन थीटा में थीटा क्या किसका वैल्यू एंगल है? थीटा बता रहे हैं, प्रूफ में क्लियर हो जाएगा, एंगल है। ठीक है, जो तुम्हारा जो एलिमेंट्री करंट एलिमेंट जो था ना, और जो तुम एक पॉइंट जो मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम लेंगे, तो उन दोनों के बीच का एंगल होगा, अभी बता रहे हैं। ठीक है, डेरिवेशन में क्लियर हो जाएगा ये। सर हाँ सर वो न्यू नॉट का यूनिट क्या था? म्यू नॉट तो तुम्हारा कांस्टेंट है, उसका यूनिट कहाँ है? सर आपने वो लिखा ना टेस्ला एम्पियर इनवर्स, उसके बाद वो सेम सेम इसका जो सेम म्यू वैल्यू नॉट बाय 4 पाई जो था ना, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और जो म्यू नॉट बाय 4 पाई जो लिखे थे ना टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो उतना ही तो इसका भी है। टेस्ला ऐसे लिख दिया था मैंने, पर एम्पियर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, कुछ भी लिख दो चलेगा। ठीक है, तो मान लो ये करंट कह रही वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है। हमने यहाँ पे करंट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, ये छोटा सा पोर्शन, जिसका जो करंट एलिमेंट है इसका जो वैल्यू है डी, मतलब आई डी एल है, आई डी एल वेक्टर, ये है तुम्हारा करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। ठीक है, समझ जाना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और हमने एक पॉइंट पी ले लिया। मान लो कि इस पॉइंट पे हम चेक करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पे चेक करने वाले कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने करंट एलिमेंट लिया है उनके मिड पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। अब जो करंट एलिमेंट के साथ ये जो लाइन है उसका जो एंगल होगा थीटा। ग्रेस पता चला? थीटा क्या है? ये हो जाएगा तुम्हारा आर वेक्टर, जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी पॉइंट जूम करते हैं और उस पॉइंट से और इसके बीच का आर होता है। कोई दिक्कत? ग्रेस हाँ सर आ गया। मान लो एक्स वाई डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो डीबी होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और डीबी जो होगा तुम्हारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब डीबी इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब ये एक मतलब एलिमेंट्री पार्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं, वरना डी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसा पढ़ते थे ना। तो यहाँ पे हम एकदम स्मॉल पार्ट, मतलब स्मॉल पार्ट के लिए स्टडी कर रहे हैं, करंट एलिमेंट के लिए, इसलिए सब में डीबी डीबी लगा के लिख रहे हैं। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, और डीबी जो होगा ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डीबी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो डिस्टेंस होगा इनके बीच के उसके स्क्वायर का, आर स्क्वायर। ठीक है, इन सबको जब हम एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तीनों तो ऊपर में न्यूमरेटर में चारों, तो आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और जब इक्वल टू जो क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट की एंट्री होगी जो होगा तुम्हारा म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो डीबी हो जाएंगे, डीबी इक्वल टू हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, और आर स्क्वायर भी था नीचे में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। जब हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, डीवी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो कॉमन हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई
ठीक है। और यहाँ पे देखो आई डी एल, तो आई इंटू डी एल, यहाँ पे लिख दो आई इंटू डी एल अक्रॉस आर वेक्टर। अब बोलोगे कि सर आर वेक्टर कहाँ से लिया, तो आर वेक्टर तो दिखाना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, नीचे में हो जाएगा आर क्यू। तो ये बता देता हूँ कैसे होगा कि डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर, ये होता था तुम्हारा डी एल आर साइन थीटा, ठीक है। डी एल वेक्टर इंटू आर, आर क्या होता था, आर होता था आर साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या था, आर तो था नहीं, यहाँ पे देखो तो डीएल तो चलो हमने डीएल रख दिया, आई को आई ही रख दिया, म्यू नॉट को म्यू नॉट रख दिया। सर साइन थीटा था, आर साइन थीटा होता तब ना आप आर साइन थीटा डीएल आर साइन थीटा होता तब ना आप डीएल आर वेक्टर लिखते। तो आर को हमने क्या किया, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे आर इंटू आर। तो ऊपर में देखो क्या हो गया, डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा। तो इसके जगह पे हमने लिख दिया आर वेक्टर। उधर पे देखो बच गया था तुम्हारा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। और ये नीचे में आर स्क्वायर इंटू आर हो गया, आर का क्यूबिक पावर। ये बात आया समझ में या नहीं आया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। समझ में आया या फिर से बताऊं? आ गया सर। आशीष तुमको आया समझ में? यस सर। पक्का ना? अब बोलोगे कि सर म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो इसका वैल्यू मैंने पहले लिख दिया, ये होगा 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये बायोट सावर्ट लॉ पूरा क्लियर हो गया। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। सर एक्चुअली है ना, हाँ ये जो चैप्टर है सर, इसका जो बस इंट्रोडक्टरी वाला स्टार्टिंग का सर कराया था, फिर जाके बाकी का जो था वो सर ने मतलब कॉपी करने को बोला था। प्रोजेक्टर में हमें नोट्स दिखाए, फिर हमने वहां से कॉपी किए। आपने जो भी दिखाया वो सब सर ने भी कॉपी करने को बोला था। बस सर के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो उन्होंने बस कॉपी करने के को बोला। बाकी क्लासेस में सर वो समझाने वाले थे। अच्छा, समझाए नहीं थे ना? हाँ समझा, मतलब स्टार्ट नहीं किया ना, क्योंकि बस इंट्रोडक्शन कराया, फिर अगले अच्छा दिन समझ मतलब गए, आज कोई ही के बात नहीं। दिन तो है सर। अभी तो तुमने समझ लिया ना, तो अभी पहले से समझ के जाना और भी अच्छा होगा, सही है ना? सर हाँ, यही सब आज ही लिखा था सर। हम्म आज ही लिखा था स्कूल में। हम्म, सही है। तो यहाँ पे जो हमने करंट के डायरेक्शन को अगर देखो, तो करंट के डायरेक्शन की तरफ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया था, करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा था, तो ये जो पी पॉइंट था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? पी पॉइंट पे, ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होंगे? क्या सर? मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होंगे? इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। सर कैसे अंदर बनाना की है तरफ मतलब? होंगे, नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। ये क्लियर होगा जब एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे ना, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ये हैंड रूल से ही पता चलता है, ये नीचे की तरफ होंगे। कहीं कहीं पे क्या होगा, मतलब ये तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। अगर क्रॉस दिया रहे ऐसे गोले के अंदर, मतलब ये बता रहा है कि इनसाइड की तरफ है। इनसाइड बोलो या इनवर्ड बोलो, मतलब परपेंडिकुलरली इनसाइड या फिर इनवर्ड बोल सकते हैं, अगर ऐसा साइन दिया रहे। और अगर ऐसे डॉट करके दिया रहे, तो ये भी डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। मतलब ऐसे भी तो हो सकता है ना, नीचे की तरफ भी हो सकता है ना, तो ऐसे क्रॉस करके दिखा देंगे। ऊपर की तरफ होगा तो डॉट लगा के सर्कल के अंदर दिखा देंगे। ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा आने वाला, मतलब कुछ करेंगे आगे एक दो टॉपिक, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखो डायरेक्शन ऑफ डीबी, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर फॉर्म हो गया, लेकिन डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा ना कि किधर की तरफ हुआ, लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, ऊपर की तरफ हुआ, नीचे की तरफ हुआ, ये तो बताना पड़ेगा ना। लिखो डायरेक्शन ऑफ डीबी, हेडिंग दे दो। The direction of dB is the direction of dl into r vector. The direction of dB vector is the direction of the vector dl वेक्टर इंटू आर वेक्टर। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना, उसी डायरेक्शन में होगा। तो डीएल और आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? यहाँ पे
इनसाइड, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल के द्वारा हम इसके डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे तो ये बता रहा हूं। इफ वी प्लेस राइट हैंड स्क्रू, right handed screw at point P, perpendicular to the plane of paper, and turn its handle from DL to R, then the direction in which the screw advances gives the डायरेक्शन ऑफ dB। ठीक है, तो ऐसे करके हम पता कर लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो हमने ऊपर फिगर बनाया था, ऊपर का मिटा दूं क्या? बोला गया कि हम राइट हैंडेड स्क्रू पॉइंट पी पे प्लेस करेंगे, ठीक है। और ये कैसे प्लेस करेंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। जो तुम्हारा पेपर का प्लेन है, जैसे मान लीजिए बोर्ड अपना पेपर है, तो उसके प्लेन मतलब ये तो तुम्हारा प्लेन हो गया, इसके परपेंडिकुलरली मतलब ऐसे प्लेस करेंगे। अब क्या होगा? देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू एडवांसेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ डीबी। तो जिधर की तरफ स्क्रू घूमेगा उधर की तरफ जो होगा तुम्हारा डीबी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब इस फिगर में देखते हैं क्या होगा। Here the direction of dB is perpendicular to and into the plane of paper as has been shown by encircled across, ऐसे सर्कल के अंदर क्रॉस कर देंगे, इनसर्कल्ड क्रॉस, हाँ इनसर्कल्ड क्रॉस ऐसे दिखा देंगे एट पॉइंट पी इन फिगर। पॉइंट पी जो था ना अपना, जब डायग्राम ऐसे वाला बनाए थे, यहाँ पे पॉइंट पी पे ऐसे गोला लगा के ऐसे क्रॉस कर दो इसको, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस है मतलब अंदर की तरफ बता रहा है। हो गया। अब इसके स्पेशल केस लिखते हैं। और हाँ सर वो हैंड्स वाले से ज्यादा आप सेंटेंस को पढ़ पाएंगे क्या? मतलब हैंड्स वाले से कहाँ से? सर हैंड्स वाले से थोड़ा पढ़ के बताइए ना। Hence here the direction of dB is perpendicular to and into the place of paper as has been एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ सही है, has been shown by encircled cross at point P in the figure। अभी तक हमने बस एक डेरिवेशन कराया, बाकी जो चीज है वो तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार बस उसको समझ के रीडिंग कर लेना, और कुछ नहीं चाहिए, याद भी करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सब एग्जाम में नहीं आने वाले। इन सब का एप्लीकेशन आएगा। अभी बोलोगे कि सर लिखा क्या रहे, नहीं लिखाएंगे तो भूल जाओगे थोड़े दिन बाद। 2 महीना 4 महीना याद रहेगा, उसके बाद फाइनल से पहले भूला जाओगे सारा। इसलिए लिखा रहे उस टाइम पे, लास्ट टाइम पे बस एक बार रीडिंग करना पड़ेगा सबको।
स्पेशल केसेस फर्स्ट नंबर पॉइंट, इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा हो जाता है 0 देन साइन थीटा भी हो जाएगा 0, सो दैट जब साइन थीटा 0 हो जाएगा तो डीवी का भी वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यही तो था तुम्हारा थीटा, ऐसे करके वाइट था, यही तो था तुम्हारा थीटा। मान लो एक पॉइंट पी लिए और इसके साथ जो तुम्हारा एंगल था वो था थीटा। अगर वायर मान लो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, और इसी पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट पी, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल हो गया 0 तो साइन थीटा 0, साइन थीटा 0 तो डीवी 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0। कहने का मतलब स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रहे हैं तो उस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड is 0 at points on the axis of the current element के अगर एक्सिस पे ले लेते हैं पॉइंट को तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये स्पेशल केस 1 समझ में आया आशीष? आशीष, एचुक, ग्रेस, कौशल, हाँ बोलो, केस 1 समझ में आया? जैसे मान लो यहाँ पे हम पॉइंट लेते थे, करंट एलिमेंट लेते थे, यहाँ पे निकालते थे, इस जगह पे बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बोला था कि नीचे की तरफ होगा। हम बोल देंगे कि ये वायर एकदम सीधा है और हमें इस पॉइंट पे बताओ, तो भाई क्या होगा, एंगल तो कुछ है ही नहीं। जैसे यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे तो कुछ एंगल है ही नहीं, थीटा हो गया 0 डिग्री, तो साइन थीटा भी 0, साइन थीटा 0 तो सबको कर देगा 0, 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0। हाँ, अगर एक काम करते हैं कि स्ट्रेट वायर ही है और हम 90 डिग्री पे जैसे नहीं चेक करते थे, मतलब यहाँ पे कंपास ले जाके यहाँ पे ऐसे घुमा घुमा के हर जगह पे डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन अलग अलग होता था। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि डीवी जो होगा ये मैक्सिमम होगा, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड due to current element, the magnetic field due to current element is maximum in a plane, passing through the element and perpendicular to its axis। आशीष, ग्रेस, एचुक, आया समझ में ये दोनों केस या नहीं आया? आगे सर। हाँ सर, आ गया। कौशल, तुमको आया? आशीष, तुम बोले नहीं? यस सर। कौशल नहीं बोलेगा क्या? ये सुनने के लिए बस है। तो बोल दो भाई, और सर इतना बार ना क्लियर है, बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? हमें तो पता चलना चाहिए तुम सुन रहे हो, आवाज जा रहा है कि नहीं। रिप्लाई देते रहो बीच बीच में, यस ही तो बोलना है। कौन सा बड़ा मैं पूछ रहा हूँ आंसर। अब पढ़ेंगे बायोट सावर्ट लॉ वर्सेस कूलॉम्स लॉ। इन दोनों के बीच पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनके बीच के कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद इनके बीच के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि अंतर दोनों में क्या है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन बायोट सावर्ट लॉ विद द कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फर्स्ट पार्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ the electric field produced by a charge
द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज्ड एलिमेंट एट अ डिस्टेंस आर, किसी भी चार्ज एलिमेंट जो आर डिस्टेंस पे हो, इज गिवन बाय, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता था वो d इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, dq/r², ये होता था ना। अब बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट एलिमेंट, प्रोड्यूस्ड बाय यहाँ पे चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे करंट एलिमेंट के द्वारा, करंट एलिमेंट आइडियल, यहाँ पे चार्ज क्यू था, यहाँ पे सॉरी डीक्यू चार्ज था, यहाँ पे आइडियल करंट एलिमेंट है एट अ डिस्टेंस आर, वो भी आर डिस्टेंस पे था, ये भी आर डिस्टेंस पे है, इज गिवन बाय, ये दोनों में सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू μ0/4π, μ0/4π इंटू आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r², ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोनों में हमने क्या पाया, कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं, कुछ जानने के लिए। यहाँ पे डी जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² था, और यहाँ पे जो है dB जो है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। कुछ बात समझ में आया कंपैरिजन में? हाँ बोलो। हाँ सर। तो लास्ट में एक लाइन लिख लो, पहले ये लिख लो फिर मैं बोलता हूँ, लास्ट में लिख लेना। बहुत आसान है ये चैप्टर, जैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो तुम्हारा था पोटेंशियल, ये सब जो तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये मूविंग चार्ज का, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, एकदम आसान है। जो एक चैप्टर ढंग से पढ़ लिया उसको सारे आ जाएंगे समझ में। लिख लिया क्या, पूरा लिख लिया? लास्ट में लिखो ऑन कंपेयरिंग द अबव टू इक्वेशन, on comparing the above two equation we note the following point of similarity, on comparing the above two equation we note the following point of similarities and differences between the two laws, and differences between the two laws। तो इन दोनों लॉ के बीच हम कुछ पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी और पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखने वाले हैं। तो क्या है पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी और क्या है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये लिखो। तो हेडिंग लो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी। बोथ फील्ड डिपेंड इनवर्सली ऑन, पॉइंट नंबर 1, बोथ फील्ड डिपेंड, जो चीज हम यहाँ पे लिखे थे ना ग्रीन कलर से उसी को लैंग्वेज को फॉर्म में लिख रहे हैं, डिपेंड inversely on the square of the distance from the source to the point of observation, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हमने नोटिस किया यहाँ से कि बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड, both are long range field। थर्ड पॉइंट क्या नोटिस किया सिमिलरिटी दोनों में,
द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल ऑन बोथ फील्ड। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन is applicable to both fields. This is because of the magnetic field is, ऐसा क्यों मतलब हो रहा है, this is because of the magnetic field is linearly related to its source, namely the current carrying element, या करंट एलिमेंट भी लिख सकते हैं, द करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर, and the electrostatic field is related linearly to its source, namely the electric charge। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होते हैं दोनों फील्ड के लिए एप्लीकेबल होते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये रिलेटेड है अपने सोर्स, जो कि उसका सोर्स क्या था, करंट एलिमेंट, और जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये भी लीनियरली रिलेटेड है। किससे? वो भी अपने सोर्स से रिलेटेड है, जो तो था तुम्हारा, जो तुम्हारा चार्ज था डी क्यू। कहने का मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखे तो लिख सकते हैं कि डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू, मतलब कि लीनियरली रिलेटेड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, इसको भी बोल सकते कि लीनियरली रिलेटेड है। ठीक है, ये बात किस किस को समझ में आ गया? सबको आ गया? सिमिलरिटी दोनों में समझ में आ गया? पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी, यस सर। हाँ। अब हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि दोनों जो हमने फॉर्मूला लिखा मैग्नेटिक फील्ड का और जो तुम्हारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? तो ये था पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी। आप लोग हाँ बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन जिनमें सिमिलरिटीज पूछेंगे, ऐसा कितने मार्क का आ सकता है एग्जाम्स में? 2 नंबर का मैक्सिमम। सर इसका एप्लीकेशन भी होंगे क्या? किसके? तो एप्लीकेशन तो हर मतलब चीज का होता ही है, लेकिन ये इतनी आसान, मतलब जैसे एप्लीकेशन इनके नहीं पूछेंगे। ठीक है, पूछ भी दिए तो मैं तो लिखाऊंगा सब कुछ, एप्लीकेशन भी लिखाऊंगा। एप्लीकेशन तो होगा तभी तो हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सबके तो एप्लीकेशन हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना सर जी? हाँ सर। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बोलोगे कि सर तो जब जो नहीं पूछेगा, तो जो चीज पूछेगा वो अगर पढ़ाओ तो तुरंत हो जाएगा, 4 दिन में मतलब कोई भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उतना ही नहीं, हम तो एकदम बुक में जितना चीज दिया है एकदम 0 to इनफाइनाइट। तुम जाके बुक को रीड करो ना, सेम टू सेम मिलेगा, जो जो चीज बोल रहे हैं सब सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है ना? तो हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे, चाहे वो हिस्ट्री रहे, कब पैदा हुआ, कब उसने क्या बात बोला, डेट के साथ, ईयर के साथ हम सब कुछ लिखा दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही करके हमें पढ़ना चाहिए। अगर ऐसे करके जो बच्चा पढ़ता है वही लाइफ में कुछ कर पाता है, उसको हर चीज का नॉलेज होता है डीपली। समझ रहे हैं ग्रेस जी? ऐसे ही आपको 10th में भी पढ़ाए थे एकदम 0 लेवल से सब कुछ, और कर हाँ दिए सर। थे हाँ चमत्कार। यहाँ पे भी कर देना है चमत्कार। पढ़ने वाले बहुत सारे हैं, यूट्यूबर बहुत सारे मिलेंगे, एकदम ऊपर ऊपर सारी बातें करते निकल जाएंगे, परंतु ओरिजिन कुछ भी नहीं होता है। और अपना तो नाम ही है ओरिजिन प्रतिभा, हर चीज का ओरिजिन से आएंगे उठा के एकदम। ठीक है, और हमने जो भी पढ़ाई किया था वो भी ऐसे ही किया था, पूरा बेसिक नॉलेज के साथ। बेसिक नॉलेज तुम्हारा जितना होगा स्कूल में किसी बच्चे का नहीं होगा। अब बताओ, तुम जाके देखना किसी भी टॉपिक कहीं पे भी यूट्यूब पे सर्च करना, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बताएगा भाई साहब। बायोट सावर्ट लॉ उठाएगा, बायोट सावर्ट लॉ में ऐसा ऐसा वैसा वैसा बोला गया, सीधा लेके चले जाएगा रिलेशन और क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराने शुरू कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी, पॉइंट ऑफ डिफरेंस कोई भी यूट्यूबर मतलब डिस्कस नहीं करने वाला है।
हमने जो भी चीज पढ़ा उनमें सब भेदभाव करके तोल मटोल सब कुछ करके देख लेंगे कि क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या था, संपर्क इनमें क्या था, इसमें क्या था। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ रहे हैं और ये सारी चीज रट्टा मार के नहीं रखना है, समझे ग्रेस? चुप, कुछ भी याद नहीं करना है। अब ऐसे करके तो बोलोगे कि सर आपने तो 3 पॉइंट पढ़ाया तो हमको याद कैसे रहेगा? तो कहाँ कुछ पढ़ाया भाई, हमने पढ़ाया तो दोनों का फॉर्मूला लिखा था, दोनों को हमने ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि जो तुम्हारा डी था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, डी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। तो यही तो पॉइंट नंबर 1 है। दोनों ही लॉन्ग रेंज फील्ड होते हैं, मतलब कुछ उसका एरिया होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का भी, मैग्नेटिक फील्ड का भी। पॉइंट नंबर 2 हो गया। थर्ड पॉइंट हमने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लीकेबल होगा दोनों पे। क्यों? क्योंकि ये भी लीनियरली डिपेंडेंट अपने सोर्स के साथ है, ये भी लीनियरली डिपेंडेंट अपने सोर्स के साथ है। ऐसे करके एकदम आसानी से याद रखना है, ये नहीं कि दिस इज द बोथ फील्ड आर डिपेंडेंट इनवर्सली ऑन द, ऐसे करके नहीं याद रखना है। समझ रहे हो आशीष क्या बोल रहा हूँ? कौशल यस सर। एकदम दिमाग में याद रखना है, दोनों फॉर्मूला याद है, ऑब्जर्व करना है दोनों फॉर्मूला के। इसलिए मैंने पहले दोनों पॉइंट लिखा, दोनों को बोला कि ऑब्जर्व करो। इसके बाद दोनों में सिमिलरिटी क्या क्या तुम्हें देखने को मिला, दिख गया। आप बोलोगे कि सर डिफरेंस का तो पता नहीं चल रहा है अभी तक। अभी देखो ना, डिफरेंस भी दिखेगा, उसी फॉर्मूले में दिखेगा डिफरेंस भी। तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय a vector source that is the current element ideal, ठीक है, दैट इज, ये लिख देना। और ये तो हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बोलोगे कि सर उसका लास्ट वाला पॉइंट इसका, ये तो पहला सेम ही है। हाँ सेम ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, तो इसलिए वो सिमिलरिटी में भी आ गया और ये डिफरेंस में भी आ गया। इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज dq। अब देखो मेरी बातों को समझो, मैंने कुछ बहुत बड़ा बात नहीं बोल दिया, लैंग्वेज बड़ा देख के मत बोलो। हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था वो अपने वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा था, मतलब आइडियल चार्ज एलिमेंट जो करंट एलिमेंट जो था, करंट एलिमेंट आइडियल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। और ये क्या है? वेक्टर सोर्स है। क्या है? वेक्टर सोर्स है। ये बात आया समझ में? हाँ बोलो। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है ये स्केलर सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब dq के द्वारा, चार्ज के द्वारा। कुछ भी है मुश्किल क्या इसमें? बोलो ऐशु, रट्टा मारने वाला कोई हाथ है? नो सर। देख लो, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। अगर तुमको लग रहा है रट्टाफिकेशन से काम चलेगा तो IIT JEE वाले ट्यूशन में जितना भी तुमको पढ़ाएगा पूरा रट्टा मार के और देख लो एक बार करके। उसके बाद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर मेरा वाला बात याद रखना, ठीक है? और फिर जो हम जैसे करा रहे हैं मतलब वैसे करके कॉन्सेप्टिफिकेशन, ठीक है? बोलोगे कि सर ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्टिफिकेशन रट्टाफिकेशन ये नया वर्ड है, ठीक है? लॉन्च हुआ है आज। तो रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, एकदम समझ समझ के, कोई भी चीज याद नहीं रखना है। सब कुछ दुनिया का कुछ भी पूछ दे फिजिक्स का एकदम लिखेंगे प्रूफ कर देंगे, ऐसा कुछ अपने आप मतलब डेवलप करो। अब ये कैसे करोगे ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। जितना भी डेरिवेशन हमने किया है कोई में रट्टा नहीं मारना है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ सर ये वाला तो नहीं आ रहा डेरिवेशन, चलते हैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट में, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट में ले आएंगे उठा के। क्या लगेगा? समय लगेगा। हमारे पास 1 साल किस लिए है? इसीलिए तो है, इधर का उधर, इधर का उधर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करेंगे, ठीक है ना? लेकिन सब कुछ तुम्हें डेरिवेशन के थ्रू आने चाहिए। एक टाइम हमारा भी था जब सब कुछ सोचते थे यार ये सब पढ़ के क्या होगा, ये सब करके क्या होगा, लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि कोई भी फॉर्मूला हो, कुछ भी हो, चाहे a+b का होल स्क्वायर हो, चाहे मतलब कोई भी मैथ का हो, फिजिक्स का हो, सबका प्रूफ अभी आ गया। तो फिर अभी खुशी मिलती है कि यार बहुत अच्छा था, ऐसे करके शुरू में पढ़ना चाहिए था। तो हमको तो सलाह देने वाला कोई नहीं था उतना, पर तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑनलाइन वहाँ पे अगरतला में बैठ के कर रहे हो। बताओ हमारे पास ऐसा सुविधा होता तो हम लोग क्या क्या किए होते। अब दिमाग आया तो समय निकल गया, ठीक है? द डायरेक्शन ऑफ सेकंड, फर्स्ट डिफरेंस तुमने देख लिया। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता था वेक्टर सोर्स के द्वारा, जो आइडियल वेक्टर था, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था ये स्केलर सोर्स के द्वारा, जो तुम्हारा चार्ज dq था, स्केलर सोर्स। तो ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया। आगे लिखो, द डायरेक्शन ऑफ
द इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा मैग्नेटिक लिखना था पहले, चलो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दिया। फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर joining the source and the field point, डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स का वो किधर की तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम ज्वाइन करेंगे कहां से, सोर्स से लेके फील्ड पॉइंट तक, सोर्स से लेके फील्ड पॉइंट तक, तो उधर की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड the direction of the magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement वेक्टर, आर वेक्टर होता था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, एंड द करंट एलिमेंट, मतलब आइडियल में डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, तुम ये पूरा लिख देना, मतलब आर और आइडियल वेक्टर जिस प्लेन में है, जैसे ऐसे करके हमने बनाया, तो आइडियल तो ये हो गया इधर की तरफ डायरेक्शन करंट की तरफ, और जो ये आर हो गया, आर का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर या तो नीचे की तरफ होगा या तो ऊपर की तरफ होगा, हमने जो ऐसे करके दिखाया था क्रॉस और डॉट के द्वारा, ये बात आया समझ में आशीष? हाँ बोलो। यस सर। तो ये दो डिफरेंस हमने पढ़ा, एक और डिफरेंस पढ़ते हैं। देखो ग्रेस, पढ़ने का मतलब ये याद करो, क्लास 10th का मैथ या फिर साइंस जो भी तुम पढ़े थे, कुछ भी पूछ लेगा सर, कहीं से भी पूछ लेगा, कर देंगे, क्योंकि हमें करना आता है। तो तुम्हें फिजिक्स में भी ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें करना आता है, जैसे पूछोगे पूछो, दिमाग चला के हम लिख देंगे, थीसिस लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफरेंस इन बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field is proportional to the sine of angle of the proportional to the sine of the angle, sine of, गलत लिख दिया, the angle between the current element आइडियल वेक्टर एंड, और किसके बीच में लेते थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर, याद है? ये देखो, ये हम लेते थे करंट एलिमेंट, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होता था आइडियल का, और ये पॉइंट पी लेते थे, ये होता था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल लेते थे, ये लेते थे। हाँ बोलिए सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर आपने जैसे बोला प्रोपोर्शनल है, तो वो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है या इनवर्सली है? डायरेक्टली है, dv इज इक्वल टू साइन थीटा, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, देखो पीछे पलट के कॉपी में लिखे हैं, ठीक है सर। एक बार पलट के देख लो। हाँ सर वही है। वाई, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो सच एंगल डिपेंडेंस इन द कूलम्स लॉ, for the electrostatic field, full stop, along the axial line
along the axial line of the current element theta equal to 0 degree, sin theta is equal to 0, hence dB is equal to 0। ये बात मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। तो देखो, जो तुम्हारा बायोट सावर्ट लॉ जो हम पढ़े थे, उनमें मैग्नीट्यूड जो होता था मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मतलब dB जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता था, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड आइडियल। ये अभी हमने बना के दिखाया था। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आइडियल और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे ये था तुम्हारा करंट एलिमेंट, तो यहाँ पे पॉइंट पी लिए थे, तो ये होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, और ये होगा करंट का, तो इन दोनों के बीच के थीटा मतलब इन पे डिपेंड करता था। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ में। तो कूलम्ब्स लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होते थे, कोई भी एंगल उंगल पे डिपेंडेंसी उसकी नहीं होती थी। 1/4πε0 dq/r², ये होता था। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कोई एंगल उंगल नहीं होता था। अब देखो, फॉर्मूला तो दो ही था, और तुम सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सिमिलरिटी और इतने डिफरेंस ढूंढ के इनमें से निकाल लेंगे। सोच सकता था क्या? बताओ ग्रेस, ईमानदारी से। दो फॉर्मूले से इतनी सारी बातें लिख देना। 2 पेज 3 पेज लिख दिया कि नहीं लिख दिया? ग्रेस, अचूक, बोलिए कुछ। 4 पेज लिख दिए। हाँ सर। नहीं, 7 पेज नहीं लिखे, वो तो शुरू से लिखे ना। हम बात कर रहे हैं कंपेरिजन, बायोट सावर्ट लॉ वर्सेस कूलम्ब्स लॉ। तो हमने क्या लिखा था? 2 फॉर्मूला लिखा था। सर उसके लिए मेरे को 3 पेज लगा। हाँ, dq/r²। एक तो ये फॉर्मूला लिखा था, और dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin θ/r²। ये 2 फॉर्मूला लिखा था। ये 2 फॉर्मूले पे हमने 2 पेज लिख दिया। हमने, तुमने 3 पेज लिख दिया, हमने तो बहुत सारा पेज लिखा, पता नहीं कितना लिखा। ठीक है, तो ये अपने आप में मतलब एक अच्छा खुशी नहीं मिल रहा है करके कि भाई साहब एक एक पॉइंट को स्टडी कर लिया, ऐसा नहीं फील हो रहा है? बोलो आशीष। हाँ सर। हाँ, तो ऐसा ही लगना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए। देखो, मार्क्स सब लाई आता है, टॉपर सब बन जाता है, लेकिन आता सबको नहीं है। अब बस समझ में, टॉपर बन जाना, फर्स्ट टॉपर बन जाना, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सब कुछ आता है। वो तो याद करके भी बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं करोगे फर्स्ट टॉपर ही बन जाओ। और क्यों नहीं बनोगे? हमें आता है तो हम क्यों ना बने। लेकिन अगर तुम 90-95% भी मार्क्स ले आते हो, 90% एबव ले आए, अगर तुमको हर चीज आता है, तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने बायोट सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ के बीच में डिफरेंस पढ़ा, और उन दोनों फॉर्मूले में हमने कंपेयर किया। कंपेयर करके हमने ये पाया कि जो डिस्टेंस जो होते हैं दोनों, मतलब सोर्स और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों। उसके बाद हमने दूसरी सिमिलरिटी ये पाया कि दोनों लॉन्ग रेंज ऑफ फील्ड है। और तीसरा जो है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमने पढ़ा था, वो दोनों पे एप्लीकेबल होंगे। डिफरेंस में हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो वेक्टर सोर्स के द्वारा होता है, मतलब आइडियल के द्वारा। और आइडियल जो है तुम्हारा, ये देखो, आइडियल जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होते हैं वो स्केलर सोर्स, मतलब चार्ज dq के द्वारा। और उसके बाद हमने पढ़ा सबसे जो लास्ट डिफरेंस है, उसमें हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब साइन थीटा पे डिपेंडेंसी उसकी होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की किसी पे नहीं होती। तो ये पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी और पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन μ0, E0 एंड C। कहने का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जो इप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी, सॉरी, μ0 था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इप्सिलॉन नॉट क्या था? ये भी तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था ना। और C जो था तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट था। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। हाँ बोलो ग्रेस, लिखो। रिलेशन बिटवीन μ0, E0 एंड C, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो मतलब तीनों में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम, ये होता है 1/√μ0 E0, ये होता है वैल्यू। अब ये क्यों होता है ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, हमने पढ़ा था कि 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होता था। और हमने ये भी पढ़ा कि μ0
बाय 4 पाई जो होता है ये होता है तुम्हारा 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हमें इन दोनों को ऑपरेट करके हमें क्या चाहिए, ये वाला वैल्यू निकालना, ये वाला वैल्यू। ठीक है, म्यू नॉट ई नॉट, ठीक है, म्यू नॉट ई नॉट, ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ, मतलब यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं पलट के इसलिए करेंगे क्योंकि 4/4 कट जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये लिख लिया, इनटू मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, समझ लो दिस डिवाइडेड बाय दिस करने से अपना ये आ जा रहा है। तो इसको मैं कर लूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट ई नॉट आ जा रहा है, यहाँ से। तो म्यू नॉट ई नॉट नहीं, या ऐसे नहीं लाएंगे, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके वैल्यू पुट करेंगे, काट देने से नहीं होगा, काटना ही था तो फिर लिखते क्यों। ठीक है, ये लिख दो 4 पाई और यहाँ पे भी 4 पाई। अब देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना था, म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू था 10⁻⁻7। ठीक है, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9 था। तो हमने इसका उल्टा करके ले लिया, तो लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻9। इनको जब आप सोल्व करेंगे, इन दोनों को ऊपर नीचे ले जाके जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अब यहाँ इसको देख के तो मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, ख्याल ये आ रहे होंगे कि सर ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/c²। कुछ समझ में आया आशीष, कि हम यहाँ पे इसको काट देंगे तो खत्म हो जाएगा ना, कुछ समझ में आया। तो यहाँ से क्या आ गया, म्यू नॉट ई नॉट जो आ गया, ये आ गया 1/c²। ठीक है, तो इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, अब मैं ब्लू कलर के मार्कर से लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, c² इंटू म्यू नॉट ई नॉट इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे तो c² इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट ई नॉट। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर पे रूट आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर पे रूट आ जाएगा, तो √1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा म्यू नॉट ई नॉट। ये प्रूफ समझ में आया आशीष या नहीं आया, फिर से बताऊं, ग्रेस इच्छुक आशीष। हाँ सर, आ गया। आ गया, कैसे रिलेटेड है ये तीनों, एक दूसरे से पता चल गया। हाँ सर। आशीष सर तुम भी बोल दो। हाँ सर मैं बीच में लेफ्ट हो गया था सर, आप थोड़ा फिर से बता दीजिए। यस सर। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका वैल्यू होता है 9 × ये तो फॉर्मूला है, ये होता है फॉर्मूला, इसको हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे हुआ। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है ये होता है 1/√अंडर म्यू नॉट ई नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए म्यू नॉट ई नॉट का वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो है ना, ये सीमा निकालने की कोशिश करो, तो ये कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पलट के कर देंगे। तो ये हमने एज इट इज लिख लिया, इनटू इसको पलट दिया तो 4/ε0/1 हो गया, लिख लिए। इसका वैल्यू ये रहा 10⁻⁻7 पुट कर दिए, इनटू 4/ε0 का वैल्यू 4/ε0/1, मतलब इसको पलट के किए तो 9 × 10⁻9 नीचे में आ गया। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखो ये 10⁻7 को जब हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻+7 हो जाएगा, फिर 7 और इनके साथ कंपेयर करके फिर मतलब इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो ऐसा आ जाएगा, ऊपर में 1 रखना है, बाकी इसको नीचे ले आना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ और इसका स्क्वायर आ जाएगा। और 3 × 10⁸ होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब c। तो यहाँ पे c लिख दिया, तो 1/c² इज इक्वल टू ये आ गया क्या, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो c² × म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, c² इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय दिस, फिर स्क्वायर हटा दिया तो इधर पे रूट आ गया, तो 1 का रूट 1 ही होता है और इसके ऊपर रूट लग गया। ये बताया चुप समझ में, हाँ बोल दो। हाँ सर, आ गया सर इसको छाप लिए सब लोग, हाँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो ग्रेस, कुछ पूछ रहे थे। सर देखिए, हमने इसमें तो हाँ डिवाइड कर देना कि इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करके म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू आ जाएगा, है ना सर। हाँ, मतलब ये जो था ना अगर वो इस वाले ऐसा को, होता कि इसको पलट के ये किया। ठीक है, हाँ सर, बिना और पलट के हमारा करे तो मकसद था ये निकालना।
हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? तुम ऐसा भी कर सकते बिना थे, पलट देखो के मैं अगर क्या वो क्वेश्चन एक बात और बताता हूँ कैसा कर सकते थे। इसको तुम ऐसा कर सकते थे, इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू दिस, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया, अब म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू दिस, जैसे मैं ऐसे करके बता रहा हूँ। यहाँ से लिख लेते इप्सिलॉन नॉट इंटू दिस, सॉरी ऐसा नहीं होगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर, नहीं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 1, ऐसा हो जाता। ठीक है, यहाँ से इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाता, यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू आता, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो भी यही आता। ठीक है, ये बात समझ में आया ग्रेस? हाँ सर ये बोल रहा था। हाँ क्यों नहीं होगा, वो तो होगा, तो हम लोग तो जुगाड़ से कर लेता कि ज्यादा लेफ्ट राइट ना करना पड़े। हमने दिस इक्वल टू दिस लिखा, देखो म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट लिखा, 4 पाई काट दो, क्या हुआ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, इसको सेटिंग कर लिया कुछ, आया बात समझ में? म्यू नॉट था, ये देखो म्यू नॉट था, म्यू नॉट को 4 पाई से डिवाइड कर दिया, इप्सिलॉन नॉट था, इप्सिलॉन नॉट को 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा एक जुगाड़ कह सकते हैं। जैसे देखो म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट था, तो हमने लिख दिया म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू इप्सिलॉन नॉट, यही तो लिख दिया, तो ये 4 पाई कट गया, ये आ गया, तो ये लिख देने से अपना इसका वैल्यू पड़ा हुआ है, ये लिख देने से ये देखो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको पलट के, इसलिए इसको पलट के लिख दिया। आया समझ में ग्रेस? ये ट्रिक हो गया जुगाड़ लगाने का, वरना फिर बहुत ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करना पड़ता प्रूफ करने के लिए। आशीष समझ में आया मैं क्या बोला अभी? चुप तुम्हें समझ में आया? यस सर। हाँ सर। तो ये थोड़ा बहुत दिमाग में ये कीड़ा चलना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, न्यूमेरिकल एक लिखो, a wire placed along the north south direction carries a current of 8 ampere, carries a current of 8 ampere from south to north, from south to north। सर स्टार्टिंग वाला जरा रिपीट करेंगे। A wire placed along a north south direction, एक वायर है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है, कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, जो 8 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हमने डायरेक्शन बना दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे बना दिया, तो एक वायर रखा गया इस प्रकार से। ठीक है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, कितना I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। ठीक है, आगे क्या बोला, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, कंटिन्यू करो क्वेश्चन को, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, द लिख दिया था सॉरी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। अब बोला गया कि 1 सेंटीमीटर पीस हमने यहाँ से उठा लिया, 1 सेंटीमीटर पीस, 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर हमने ले लिया, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा भाई साहब देख लेते हैं। यहाँ तक लिख लिए, क्वेश्चन लिख लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन carries a current of 8 ampere from south to north, full stop, find the magnetic field due to a 1 centimeter piece of wire at the point 200 centimeter northeast from the piece, 200 centimeter northeast from the piece। ये बात आया समझ में? हाँ बोलो, क्वेश्चन है समझ में? एक पॉइंट लेना है, कहाँ पे लेना है, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे लेना है, मतलब 45 डिग्री पे लेना है, कितने पे लेना है, नॉर्थ ईस्ट बोल दिया मतलब क्या 45 डिग्री, कहाँ पे, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से ये देखो पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, और ये कितना दूर है, 200 सेंटीमीटर है, कितना है 200 सेंटीमीटर, ये कितना है 45 डिग्री, ये जो करंट एलिमेंट है इसके साथ कितना एंगल है 45 डिग्री। क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं ये बताओ मुझे पहले। हाँ सर आ गया। आ गया, तो लिखते हैं डीबी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सब कुछ हमारे पास है, बस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना है, काम अपना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 इंटू आई कितना है 8, डीएल कितना है, ये देखो ये डीएल करंट एलिमेंट, ये 1
सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करेंगे तो 10 टू द पावर -2, ठीक है। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये देखिए कितना है 200 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 मीटर हो जाएगा, इक्वल टू 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो आर का स्क्वायर होता है तो 2 मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत आशीष, कोई दिक्कत? डीवी का वैल्यू निकाल लेंगे इसको सोल्व करके, आंसर मैं लिख देता हूँ, सोल्व कर लेंगे इसको। हाँ बोलो जल्दी, मैग्नीट्यूड ओनली निकालना है, डायरेक्शन नहीं पूछा है। 1.4 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला हो जाएगा। सोल्व कर लोगे, कटिंग कुटिंग कर लोगे? कौशल बोल दे भाई। अगर डायरेक्शन पूछ देता तो किधर होता, अगर मान लो पूछ देता नॉर्मली इनटू द पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ क्रॉस, क्योंकि ऐसा वाला कंडीशन हम कर चुके थे, उसमें अंदर की तरफ ही हुआ था, ठीक है। अगर डायरेक्शन अगर मान लो पूछ देता, डायरेक्शन पूछ देता तो ऐसे होता। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये क्रॉस का मतलब हुआ नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। एक और क्वेश्चन लिखो जो तुम होमवर्क कर सकते हो। एन एलिमेंट डेल्टा आई, सॉरी डेल्टा एल वेक्टर, यानी डेल्टा एल वेक्टर, एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई। इसका मतलब क्या, डायरेक्शन दे रखा है आई डायरेक्शन में, आया बात समझ में। डेल्टा एक्स आई इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, is placed at origin and carries a large current I is equal to 10 ampere and carries a large current I is equal to 10 ampere, full stop। आगे लिखो, what is the magnetic field on the y axis, what is the magnetic field on y axis at a distance of 0.5 मीटर, और डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो, कर पाओगे या मैं करा दूं, ट्राई करोगे? सर ये डेल्टा एक्स वाला ही बात तो समझ में नहीं आया, हमको पता है। नहीं ना आया आशीष समझ में? हाँ बोलो आशीष। यस सर। आशीष नहीं ना आया समझ में ये बात? सर उतना अच्छा से नहीं। हाँ मुझे पता है। देखो एक एलिमेंट है जो है डेल्टा एल, मतलब करंट एलिमेंट है, मान लो ये, ठीक है, ये डेल्टा एल, ठीक है, मतलब आई डॉट डी एल जो है यही तो है तुम्हारा डेल्टा एल, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका जो वैल्यू है वो है डेल्टा एक्स आई, कितना है, डेल्टा एक्स आई, मतलब ये डायरेक्शन दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, डेल्टा एक्स आई का मतलब हुआ एक्स डायरेक्शन, आई मतलब एक्स डायरेक्शन, और डेल्टा एक्स का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये बात आ गया समझ में? हाँ बोल दो। आगे क्या बोला है, ये जो है कैरीज अ लार्ज करंट आई 10 एम्पियर, 10 एम्पियर के करंट को कैरी कर रहा है, कौन, ये, ठीक है। आगे क्या लिखा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, आहा मजा आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, वाई एक्सिस पे, पी लेना है यहाँ पे, पी लेना है वहां पे, और इसका डायरेक्शन है इधर की तरफ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ऐसा बता रखा है डेल्टा एक्स है और ये है तुम्हारा डेल्टा एक्स, तो इधर की तरफ है और हमें निकालना है इतना, तो मतलब क्या एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। और क्या बोल दिया है, y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमको दे रखा है 0.5 मीटर, तो सब कुछ तो दे ही दिया भाई, बचा क्या, आर वेक्टर दे दिया 0.5 मीटर। इसको जो सॉल्व करेंगे, dv जो हम निकालेंगे, dv इज इक्वल टू लिख देंगे फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा 10 टू द पावर -7, ठीक है, इंटू आई का वैल्यू दे रखा है 10, वो क्वेश्चन में लिखा दिया आई इक्वल टू 10 एम्पियर 10, और डीएल जो है तुम्हारा ये दे दिया 1, ये देखो डीएक्स ये तो था, ये तो ये दे दिया 1, और सेंटीमीटर में दे दिया है तो इसको कर दो 10 टू द पावर -2, और साइन थीटा साइन 90 और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये मीटर में पहले से दिया हुआ है 0.5,
मीटर का स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू पुट कर देना 1, आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला। आया सबको समझ में? हाँ बोलो। एचयू आशीष ग्रेस हाँ श्रीजान, सर। ठीक है। तो आज तो समय हो गया, 10 बजने में 10 मिनट ही बाकी है और ये टॉपिक फिनिश हो गया, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला टॉपिक हम अगले क्लास में करेंगे एक नए जोश के साथ। टाइम लगेगा, चैप्टर 4 लेंदी है, टाइम लगेगा, टाइम की टेंशन मत लो, हम आराम से सिलेबस को सही समय पे खत्म कर लेंगे, जैसे अब तक स्कूल के पैरेलल चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद। कुछ पूछना है किसी को? आशीष, इच्छुक?